चलो आज हो गया हमारा 5 जनवरी ना। तो आज का करंट अफेयर देखो, वेनेजुएला। इसके रिगार्डिंग न्यूज़ तो हम सब अभी सुन ही रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। इसके लीडर को और उनकी वाइफ को ट्रम्प उठवा कर ले आए हैं। तो उसके पीछे रीजंस क्या है, ट्रम्प क्या कह रहे हैं। तो उसके पीछे ना दो मेन कारण है। एक तो ऑयल रिजर्व्स जो वेनेजुएला के पास हैं वो, और दूसरा जो चाइना की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है ना, उसको काउंटर करने के लिए। ये दो मेन फैक्टर है जिसके कारण वेनेजुएला के साथ ये चीज़ किया है ट्रम्प ने। तो वेनेजुएला के पास अगर हम देखें ना, तो अभी तक का हाईएस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व पूरे दुनिया का वेनेजुएला के पास है। वो भले एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हो, भले उसको बेच नहीं पा रहा हो, लेकिन है उसके पास रिजर्व। हाईएस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है पूरे वर्ल्ड का। कहाँ पे? वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा। अब वेनेजुएला एक है सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री कौन सा कंट्री होते हैं? वो यूएसएसआर वाले। और अमेरिका है कैपिटलिस्ट कंट्री। तो वेनेजुएला का रिश्ता बहुत अच्छा है रसिया और चाइना दोनों के साथ। और यही एक मेन कारण है कि यूएस का ये जो एग्रेशन हमको देखने को मिला है ना वेनेजुएला पे, एक ये मेन कारण है कि रसिया और चाइना से इसके रिश्ते अच्छे हैं वेनेजुएला के। और दूसरा जो ये ऑयल का रिजर्व्स है ना, हाईएस्ट प्रूवन वेनेजुएला में, वो भी एक फैक्टर है। क्योंकि चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे चाइना यूएस के भी डोमिनेंस को सरपास करने लगा था। तो अपने वो हेजमनी को हम कहते, यूएस को हम हेजमन कहते हैं ना, तो अपने वो उस हेजमनी को मेंटेन रखने के लिए ऐसा एक्शन लिया है, जिसके पीछे उसने अलग अलग कारण दिए हैं। लेकिन मेन दो ही फैक्टर है। एक तो चाइना को काउंटर करना है कि चाइना जो बार बार रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब के एक्सपोर्ट में आगे आते जा रहा है, यूएस को काउंटर करता है। तो उसको काउंटर करने के लिए वेनेजुएला पे कैप्चर करो, ताकि वेनेजुएला का सारा ऑयल रिजर्व्स उसके यूएस के हत्थे आ जाए। तो जो चाइना अभी वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहा है, वो अब यूएस के थ्रू लेना होगा, क्योंकि वेनेजुएला के सारे रिजर्व्स पे यूएस का कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए वेनेजुएला को उसने टारगेट करा है। और दूसरा, एक लालच पैसे की तो होती ही है। बहुत ज़्यादा सैंक्शंस भी लगा रखे थे शुरुआत से ही वेनेजुएला पे यूएस ने। ये आज की लड़ाई नहीं है, आज हमको दिख रहा है इतना एडवर्स एक्शन, लेकिन ये लड़ाई बहुत समय से चली आ रही है। अब इवन नवंबर 2025 के करीब में भी एक नेवल एक्शन यूएस ने किया था वेनेजुएला पे। तो सैंक्शंस बहुत पहले से लगे हुए हैं वेनेजुएला पे, यूएस ने लगा रखे हैं। अब मेन तो ये कारण हो गया जिस कारण से वेनेजुएला की ये दशा हुई है। लेकिन यूएस कह रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो ट्रम्प का ये कहना है कि वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा ड्रग्स आ रहा है यूएसए में। वेनेजुएला से ड्रग्स निकलता है और एक डैरन गैप है। इस डैरन गैप को हम डंकी रूट भी कहते हैं, जो कि इलीगल माइग्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिटेल में 2-3 बार ये हम डैरन गैप और डंकी रूट डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो इसी डैरन गैप के सहारे वेनेजुएला से ड्रग्स निकलकर यूएस में आ रही है, ऐसा ट्रम्प ने कहा है। क्या कहा है ट्रम्प ने? कि फेंटानिल नाम की एक ड्रग्स है, जो कि चाइना से चाइना से वेनेजुएला जाती है, और वेनेजुएला से फिर वो डैरन गैप के थ्रू यूएस में आ रहा है, जिससे यूएस के यूथ्स जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो एक बात तो सच्चाई है कि फेंटानिल का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो गया है यूएस में, वहाँ के यूथ्स बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन ट्रम्प ये जो अभी कारण बता रहा है ना कि इस ड्रग्स को काउंटर करने के लिए हमने वेनेजुएला पे अटैक किया है, वो गलत बात है। मेन रीज़न क्या है वो तुमको हम ऊपर बता दिए, ठीक है। तो ऐसा ट्रम्प ने कहा है कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग को हम काउंटर करने के लिए, जो कि वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा यूएस में आ रहा था वाया डैरन गैप, उसको काउंटर करने के लिए हमने वेनेजुएला पे ये अटैक किया है। और कौन सा ड्रग्स? तो फेंटानिल। अब फेंटानिल कहाँ से आता है? तो या तो इंडिया से या चाइना से। इंडिया और चाइना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े नाम हैं। हम कहते हैं ना कि इंडिया वर्ल्ड का फार्मेसी बन सकता है। चाइना भी एपीआई बेचने में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि रॉ मटेरियल है दवाई बनाने के लिए, वो चाइना से निकलता है। इवन इंडिया भी 70% एपीआई चाइना से उठा रहा है। तो फेंटानिल ना एक रॉ मटेरियल है जो अलग अलग दवाई बनाने के काम आती है। इसी फेंटानिल का मिसयूज़ करके ड्रग्स की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अब ये फेंटानिल या तो इंडिया से या तो चाइना से जाती है बाहर। इंडिया तो काफ़ी रेगुलेट करके करता है, लेकिन चाइना से ये फेंटानिल जाती है वेनेजुएला। वेनेजुएला से डैरन गैप के सहारे यूएस पहुंचती है, नो डाउट, सच्चाई है ये, ठीक। लेकिन यूएस ने ये जो अटैक किया है उसका कारण जो है वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग नहीं है जो यूएस बता रहा है। कारण वही है कि चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करना। चाइना जो इतना ग्रो कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स में,
पूरे दुनिया का 90% प्रोसेसिंग चाइना कर रहा है। तो क्रिटिकल मिनरल्स आने वाले टाइम के लिए सबसे बड़ा सोना है, सबसे बड़ा डायमंड है, क्योंकि उसके बिना कोई आईटी इंडस्ट्री, कोई हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई रिन्यूएबल एनर्जी चलेगा ही नहीं। तो यूएस की डोमिनेंस कम हो रही थी, तो यूएस ने अपने उस डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए वेनेजुएला पे अटैक किया है, ताकि वेनेजुएला का जो ये हाईएस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है ना, उस पर यूएस कंट्रोल कर ले, और जो चाइना और रसिया वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहे हैं वो अब यूएस के थ्रू खरीदेंगे। ठीक है, तो ये मेन पूरी कहानी थी, वही चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए जो तुमको हम बता दिए। अब देखो, हम बार बार तुमको हम बताते हैं, करंट अफेयर में भी, कंक्लूजन में भी, मेरे आंसर्स में बहुत बार ये यूज़ किया जाता है कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, मतलब टूटा हुआ है। इवन हम साउथ एशिया तुमको जब कराए थे, इंडिया और इंडिया के सारे पड़ोसी एक्सेप्ट चाइना, ये साउथ एशिया के पार्ट हैं, तो उसमें भी तुमको हम कराए थे कि साउथ एशिया भी फ्रेगमेंटेड है। देखो ना, हमारे पड़ोसियों में 4 देशों के पास तो सरकार ही नहीं है। अफगानिस्तान के पास नहीं है, बांग्लादेश के पास नहीं है, नेपाल के पास नहीं है, म्यांमार के पास नहीं है। हमारे 4 पड़ोसी के पास सरकार ही नहीं है। तो ये क्या है? फ्रेगमेंटेड साउथ एशिया है। उसी तरीके से जो अभी ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है ना, ये फ्रेगमेंटेड चल रहा है। इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर देगा। मतलब जिसकी लाठी वाली बात हो गई है कि जो ताकतवर है उसी की बात चल रही है, और यूएस तो हमेशा से डोमिनेंस रहा है। अब दूसरा, इसी से एक टॉपिक लिंक हो जाता है, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, रूल बेस्ड ऑर्डर, कुछ नहीं। वो हमेशा से हम करंट अफेयर में डिस्कस करते आए हैं कि वो यूएस बैक्ड हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से चलने वाले जितने एजेंसी हैं, यूनाइटेड नेशन हो तब, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो तब, हर चीज़ वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के डोमिनेंस से चलता है, तो उसका कोई रेलेवेंस है नहीं। दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब तुमको हम कई बार कराए हैं, वो वीटो पावर वाले 5 कंट्री वाले जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना था पीस एस्टेब्लिश कराने के लिए, पूरे दुनिया में जो अशांति, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको शांत कराने के लिए, लेकिन इससे फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन कोई है ही नहीं। दुनिया का आज तक एक भी लड़ाई इससे शांत नहीं हुआ। पीओके का इशू इससे सॉल्व नहीं हुआ, इंडिया पाकिस्तान का इशू सॉल्व नहीं हुआ, रसिया यूक्रेन का इशू सॉल्व नहीं हुआ, इजराइल गाजा का इशू सॉल्व इससे नहीं हुआ, ईरान इजराइल का इशू सॉल्व नहीं हुआ, कोई इशू इससे सॉल्व नहीं हुआ है। ये मतलब ये अपने आप में फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची हुई है। और जो रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं वो तो करते ही हैं कि क्यों सिर्फ 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर रहेगा, बाकी सबको भी तो दो, इंडिया को दो। इंडिया तो टॉप कंटेंडर है वीटो पावर का, हम सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं, सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश हैं, चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, अभी इवन जापान को फिर से पीछे छोड़ दिया है, तो चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं जीडीपी के लेवल पे। तो और साथ ही साथ जो हमारा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जाता है, पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, उसमें यूएस को जो टॉप सिक्योरिटी फोर्स प्रोवाइड करने वाला देश है वो इंडिया है। हम सबसे ज़्यादा ट्रूप्स देते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस के लिए। तो उन सब पर्सपेक्टिव से हमारे पास वीटो पावर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपने आप में कोई रेलेवेंस नहीं है। वो अपने आप में सबसे बड़ा फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो जिस काम के लिए बनाया गया था आज तक एक भी काम नहीं कर पाया है उसने। ठीक है, तो ये पूरा हमारा वेनेजुएला का इशू था। दूसरा देखो, पार्वती आर्या बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है, मतलब यहाँ प्रोटेक्शन लेवल बढ़ जाएगी। और ठीक, अब इस बर्ड सेंचुरी में 2 ऑक्सबो लेक हैं। ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में जब हम अलग अलग लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो जब रिवर का लैंडफॉर्म आता है, तो रिवर का जो मिडिल स्टेज वाला पाथ है, जब रिवर मियांडर करना शुरू करती है, मियांडरिंग, तो उस मियांडरिंग लूप से जो कट जाते हैं नदी के रास्ते, वो ऑक्सबो लेक बनाते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी का वो टॉपिक ध्यान में आ रहा है? जिनका छूट नहीं हुआ होगा वो कंफ्यूज होंगे। तो ये ऑक्सबो लेक ना उसी शेप का होता है, मतलब ऐसे राउंड घुमा हुआ होता है। रुक जाओ, दिखाते हैं तुमको। देखो, नदी ऐसे ऐसे मियांडर करती है ना, ऐसे ऐसे नदी चलती है। मियांडर करना मतलब नदी घूम रही है। अब नदी ऐसे ऐसे घूमते हुए आती है, फिर घूमते हुए आती है, घूमते हुए आती है, कभी कभी ऐसे चली जाती है, ऐसी चली जाती है। तो ये वाला हिस्सा तो कट गया ना नदी का, तो ये ऐसा जो लेक बना ना, ये वाला, इसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ऑक्सबो लेक कुछ इस शेप का होता है, ये इस शेप का कुछ ऑक्सबो लेक होता है। ठीक, जैसे कि देखो नदी ऐसे चल रही है, नदी ऐसे 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 चल रही है, ऐसे 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 नदी चल रही है। अब नदी यहाँ से घूमी मान लो,
नदी मान लो ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी और कहीं पे आके वो इंटरसेक्ट कर गई। तो इंटरसेक्ट कर गई तो ये आधा रास्ता, आधा जो नदी का है वो तो कट गया ना, तो ये आधा बचा हुआ जो हिस्सा बना ना, यही ऑक्सबो लेक कहलाता है। तो इतना बड़ा बड़ा नहीं, बहुत छोटा छोटा वो कटता है। तो दो ऑक्सबो लेक हैं ऐसे ही यहाँ पे, आगरा, ये सॉरी, अर्गताल और पार्वती ताल, ठीक। तो यहाँ पे दो ऑक्सबो लेक हैं। और ये कौन से नदी पे हैं दोनों ऑक्सबो लेक? तो सरयू नदी से ये दोनों ऑक्सबो लेक बने हुए हैं। ध्यान रखना कौन से नदी से ये ऑक्सबो लेक बने हुए हैं, तो ये सरयू नदी से ये ऑक्सबो लेक बने हुए हैं। इस पार्वती आर्या बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट 2021 में बना दिया गया था। यहाँ पे अलग अलग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज भी रहते हैं, जैसे कि वाइट रम्प्ड वल्चर्स रहते हैं, इंडियन वल्चर्स यहाँ पे रहते हैं। एक इन्वेजिव स्पीसीज है वाटर हायसिंथ, वो भी यहाँ देखने को मिलती है। इन्वेजिव स्पीसीज क्या है, हम बार बार तुमको बता चुके हैं कि ये एक ऐसा स्पीसीज जिसके तुम्हारे इन्वायरमेंट में आ जाने से तुमको और तुम्हारे इन्वायरमेंट में रहने वाले सारे लोगों को नुकसान है। तुम्हारे इन्वायरमेंट में वो स्पीसीज पाया नहीं जाता है, लेकिन आ गया तो तुमको भी नुकसान करेगा, तुम्हारे अगल बगल पड़ोसियों को भी नुकसान करेगा। जैसे कि तुम्हारे घर के गली मोहल्ले में हम एक शेर घुसवा दे या दो तीन शेर घुसवा दे, तो तुम्हारे लिए भी नुकसानकारी है, और जो तुम्हारे अगल बगल पड़ोसी हैं, कुत्ते हैं, बकरियां हैं, उन सब के लिए वो थ्रेट का काम करेगा, गाय हैं उन सब के लिए वो थ्रेट का काम करेगा। तो इन्वेसिव स्पीसीज मतलब वो उस इन्वायरमेंट में पाया तो नहीं जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो वहाँ पहुँच गया है, और उसके पहुँच जाने से वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट था उसको वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो इन्वेसिव स्पीसीज उसी को बोलते हैं। वाटर हायसिंथ बहुत न्यूज़ में रहा है, प्रीलिम्स में इस बार हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन्वेसिव स्पीसीज से सवाल पूछेगा। अब एक इन्वेसिव स्पीसीज सिर्फ वाटर हायसिंथ ही नहीं है, जून जुलाई अगस्त में हम 3 4 5 अलग अलग इन्वेसिव स्पीसीज पर हैं, मेनली आसाम से रिगार्डिंग, ठीक है। तो वाटर हायसिंथ क्या है? एक इन्वेसिव स्पीसीज, एक प्लांट की स्पीसीज है जो कि यहाँ देखने को मिलती है। कहाँ पे? पार्वती आर्या बर्ड सेंचुरी में। और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, जैसे तिब्बत से बर्ड आते हैं, सेंट्रल एशियन रीजन से, वो कजाकिस्तान किर्गिस्तान वाला जो रीजन है ना, वही सेंट्रल एशिया वाला रीजन है। तो सेंट्रल एशियन रीजन से भी यहाँ पे बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, ठीक। तो ये पार्वती आर्या बर्ड सेंचुरी था। अब देखो तीसरा, ये सीधा हेडिंग जो है ना, इसको अपने आंसर राइटिंग के डाटा में यूज़ करना। इंडिया लूजेस 0.4% ऑफ इट्स जीडीपी पर ईयर। इंडिया अपने जीडीपी का 0.5% हर साल लॉस कर रहा है। क्यों लॉस कर रहा है? ड्यू टू इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि इंडिया में नेचुरल डिजास्टर के फ्रीक्वेंसी बढ़ गए हैं। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि हीट वेव्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, फ्लड्स हो गए, क्लाउड बर्स्ट्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं। तो इन सब की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जिस कारण से इंडिया का हर साल जीडीपी का 0.4% इसी में नुकसान में चला जाता है। अब देखो नेचुरल डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रही है? पहले तो जब नेचर ऑटोमेटिकली ये डिजास्टर आता था तो 5 साल 6 साल 7 साल में एक बार आता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे इन डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो क्यों बढ़ गई है इन डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी? क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे कर रहे हैं? एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, मैन मेड कॉजेज के कारण पेड़ काट दे रहे हैं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरा अर्थ का ऑर्डर हम खराब करके रखे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं, तो उससे पूरा अर्थ का जो कैरिंग कैपेसिटी था वो बर्बाद हो चुका है। तो जो नेचुरल डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ते जा रही है, जिस कारण से इंडिया का हर साल जीडीपी में 0.4% नुकसान हो रहा है इन डिजास्टर पे, ठीक है। और ये 0.4% बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया की जीडीपी को का जब तुम 4% निकालो तो ये बहुत बड़ा नंबर आता है, ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको टैकल करने की ज़रूरत है। देखो ना, इंडिया सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है एशियन रीजन में, सेकेंड रैंक आती है इंडिया की मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन एशिया, ठीक है। और इंडिया में, इस पॉइंट को भी अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना, इंडिया में अगर हम देखें तो लास्ट डिकेड में, मतलब पिछले 10 सालों में हर साल 100 डिजास्टर आए हैं इंडिया में, ऐसे अलग अलग 100, कभी साइक्लोन आ गया, फ्लड हो गए, क्लाउड बर्स्ट हो गए, इन सबको हम अगर कलेक्टिव जोड़े तो एक साल में 100 डिजास्टर आ रहे हैं हर साल 10 साल से इंडिया में। तो ये एक आंसर राइटिंग में हम फैक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक देखो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये हम पहले भी किए हुए हैं, अभी हाल फिलहाल नवंबर दिसंबर में ही किए हैं, लेकिन छोटा सा है, चलो फिर से देख लेते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकालता कौन है? तो जर्मन वॉच नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको निकालती है। कब से निकाल रही है? 2006 से निकाल रही है। 6 अलग अलग इंडिकेटर्स या 6 अलग अलग पैरामीटर्स का ये यूज़ करती है ताकि मेज़र किया जाए कि कौन सा कंट्री ज़्यादा वल्नरेबल है
फॉर क्लाइमेट रिस्क। अब ये 6 अलग अलग इंडिकेटर क्या होगा कि कितने लोग मर रहे हैं, कितना डिजास्टर आपके यहाँ आ रहा है, कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ऐसे ऐसे 6 इंडिकेटर्स हैं, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग 9th है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, ठीक। और जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो कहाँ से आते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, मतलब क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो किस रीजन से आते हैं? तो वो ग्लोबल साउथ वाले कंट्रीज़ हैं, और ग्लोबल साउथ में भी साउथ एशिया से ज़्यादा 2-3 कंट्री हैं टॉप 10 में, ठीक है। डोमिनिका फर्स्ट पे है, म्यांमार सेकंड में है। म्यांमार भी तो साउथ एशिया का पार्ट है। देखो सेकंड नंबर पे मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में आ रहा है एज पर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इंडिया 9th नंबर पे है। तो दो जो कंट्री हैं टॉप 10 में वो तो साउथ एशिया के ही हो गए, एक दो और होगा लेकिन हमको उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहला दूसरा पोजीशन देख लिए, इंडिया की पोजीशन देख लिए, बात खत्म। चौथा टॉपिक देखो, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये छोटा सा प्रीलिम्स फैक्ट है। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक नदी बहती है चेनाब रिवर, जिसको हम इंडस वाटर सिस्टम का पार्ट बताते हैं ना, और इंडस वाटर ट्रीटी हम डिटेल में न जाने 4 बार की 5 बार कर चुके हैं, जनवरी से लेकर अभी तक में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, तो कोई मतलब नहीं है वो करने का। ये हमारा जो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से रिवर पे बना है? चेनाब रिवर पे बना है। और चेनाब रिवर का ही एक हम पार्ट कलेक्ट अलग से रिजर्वायर टाइप से बनाए हैं जिसका नाम सलाल रिजर्वायर रखे हैं, और उसी पे इस सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। लेकिन ओवरऑल ये है किस रिवर पे? तो चेनाब रिवर पे, ये ध्यान रखना। इसको ऑपरेट कौन करता है? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इसको ऑपरेट करता है। छोटा सा प्रीलिम्स फैक्ट था। 5वां टॉपिक देखो, सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र क्या है भाई? तो ये भी लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है। क्या है ये? लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है। इसकी रेंज 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक है, और इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर इसको बनाए हैं। ये ज्वाइंटली डेवलप्ड है, और ये इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। मतलब 150 से 300 किलोमीटर रेंज वाला ये जो मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर हम बनाए हैं ना, ये इंडिया के पास है तो पहले से, लेकिन सब हम बाहर से खरीदे हुए हैं। मेड इन इंडिया पहली बार है, ये पहला सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर है जिसको इंडिया घर पे बनाया है, ठीक है। ये इंडिजीनियस नहीं है क्योंकि इजराइल ने इसको बनाया है, ध्यान रखना इस बात को, कंफ्यूजन मत होना। दोनों मिलकर इसको बिना बनाए हैं, तो ये कम्प्लीटली इंडिजीनियस नहीं है। मेड बाय इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों में फ़र्क है ना। मेड इन इंडिया मतलब इंडिया में बना है, और मेड बाय इंडिया मतलब इंडिया ही बनाया है इसको, ठीक है। तो ये मेड इन इंडिया है, मतलब इजराइल की कंपनी ने इसको एक बनाया है, और इंडियन जो हमारी ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ना, उसने इसको खरीदा है। तो बस इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ है, ये ध्यान रखना। इंडिजीनियस नहीं है ये, इसको हम खुद से नहीं बनाए हैं। और ये लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है, 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और ये पहला मेड इन इंडिया है। मतलब इंडिया में पहली बार ऐसा इतना लंबा रेंज का मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर बना है। मतलब इंडिया के पास है पहले से भी ऐसा रॉकेट, लेकिन वो हम बाहर से खरीदे हुए हैं। इंडिया के लैंड पे पहली बार बना है, ध्यान रखना, इजराइल ने बनाया है। और ये सरफेस टू सरफेस अटैक करेगा, मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे डिस्ट्रॉय करेगा। छठा देखो, प्रगति। ये अभी गवर्नेंस का तुम वीडियो देखना, उसमें प्रगति का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रगति क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। अब प्रगति का फुल फॉर्म देखो, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। ये प्रगति का ये फुल फॉर्म तुमको हम बता दिए, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अब इस प्रगति का एग्जाम्पल सीधा लिख देना। गुड गवर्नेंस से रिगार्डिंग कोई भी आंसर आएगा तो, ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग कोई भी आंसर आएगा तो प्रगति का एग्जाम्पल लिख देना। हम तुमको गवर्नेंस में भी ये चीज़ बताए हुए हैं। गवर्नेंस में गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस दोनों एक एक चैप्टर है, दोनों को अलग अलग कराए हुए हैं। जो वीडियो अभी डला है यूट्यूब पे कल परसों में, देखना उसमें तुम। तो ये गुड गवर्नेंस का भी एग्जाम्पल है प्रगति, ई गवर्नेंस का भी एग्जाम्पल है प्रगति। कैसे? देखो, ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले प्लेटफॉर्म के बेसिस पे ये काम करता है। मतलब ये प्रगति डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल पोर्टल के बेसिस पे काम कर रहा है। तो ई गवर्नेंस हो गया। अब इसका एम क्या है कि ग्रीवांस रीएड्रेसल हो, जो दिक्कत हो उसका सॉल्यूशन हो, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सही हो, प्रोग्राम अगर हम कोई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका मॉनिटरिंग सही से हो, और रियल टाइम रिव्यू ले कि कहाँ दिक्कत आ रही है, सही से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। तो देखो, ये गुड गवर्नेंस के ही स्टेप्स हैं। तुम गुड गवर्नेंस में देखना, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं
कि टाइमली इवैल्यूएशन हो, प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग हो, ग्रीवांस रीएड्रेसल हो, और ये सब प्रगति का एम है। तो ये प्रगति गुड गवर्नेंस का भी एग्जाम्पल बनेगा, ई गवर्नेंस का भी एग्जाम्पल बनेगा, लिखा हुआ है, देख लेना, दोनों चैप्टर कराए हुए हैं। और 2015 में हमने इस प्रगति इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नाम से ही क्लियर है कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करना है प्रोजेक्ट का, और जो गवर्नेंस हो वो प्रोएक्टिव हो, मतलब एक्टिव होकर हम काम कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ हो गया उसके बाद सरकार हरकत में आ रही है, नहीं, पहले से एक्टिव रहो। ठीक। 7वां टॉपिक देखो, छोटा सा, रेड सी। रेड सी भाई पता नहीं कितनी बार तुमको को हम करा दिए हैं, वो पूरा वेस्ट एशिया अफ्रीका सबका मैप दिखाकर, बाबल मंदेब स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर से स्विज कैनाल, गल्फ ऑफ अकाबा, और उसी के बीच में है रेड सी। तो बार बार कितनी बार मैप हम बनाए, वो मल्टीपल टाइम तुमको हम दिखाए हैं। तो रेड सी का बस सवाल वो यही पूछ सकता है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो सूडान है, इजिप्ट है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, ये 4 देश हैं जिसका बॉर्डर लगता है रेड सी से। तो ये ध्यान रखना बस। ठीक। आज का हमारा ये था करंट अफेयर। तो हमने कर लिया डायमेंशन सारे। अब कुछ कुछ मेंस के डायमेंशंस निकलेंगे, जैसे कि इस वेनेजुएला वाला टॉपिक से जो तुमको हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेलेवेंस बताए ना, कि यूएस जैसा देश अगर ये वेनेजुएला के लीडर को और उनकी वाइफ को उठा कर ले आया है, तो कहाँ मर गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? कहाँ चला गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ह्यूमन राइट कमीशन? कुछ तो नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अपने आप में सब इतने आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हुए हैं कि उनकी कोई रेलेवेंस है ही नहीं है। और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इससे बड़ा फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन तो हम देखे ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है। मतलब आज तक जिस काम के लिए बनाया गया, एक भी काम इससे नहीं हो पाया है, एक भी डिस्प्यूट ये सॉल्व नहीं कर पाया है। तुम चाहे इंडिया का पीओके का डिस्प्यूट देख लो, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से चला आ रहा है, वो नहीं सॉल्व कर पाया है। रसिया यूक्रेन वॉर घिंचा रहा है, इससे नहीं ख़त्म हुआ। इजराइल पैलेस्टीन वाला और गाजा पट्टी की लड़ाई, इससे नहीं ख़त्म हुई। ईरान इजराइल की लड़ाई, इससे ख़त्म नहीं हुई। तो इससे हुआ क्या? इससे कुछ नहीं हुआ है। वेस्ट एशिया में हमेशा क्राइसिस मचा रहता है, वो इससे ख़त्म नहीं हुआ। तो ये कुछ नहीं कर पाया है अभी तक। तो ये पूरा कहानी था, उससे लिंक एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जो रिफॉर्म्स हम पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, हम कितनी बार कराए हैं वो छोड़ दो, तुम लोग आंसर कितनी बार लिखे हो ये बताओ। ठीक है, तो वो रिपीटेड टॉपिक है। बाकी सारे आज के जो टॉपिक्स थे वो हम कवर कर लिए। चलो फिर कल मिलते हैं, टेक केयर।